बच्चों, आज हम क्लास ब्राह्मी केमिस्ट्री अध्याय 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के पहले हम कुछ बेसिक जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या होती थी? ठोस, और दूसरा द्रव, और तीसरा क्या होता था? गैसीय अवस्था। तो पहला क्या होता था? ठोस अवस्था, और जो दूसरा होता था द्रव अवस्था, और जो तीसरा होता था गैसीय अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था में आयतन और आकार दोनों क्या होते थे? निश्चित होते थे, यानी किसी भी स्थिति में उनके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ठोस अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पहले नंबर पर देखिए, अगर हम यहाँ एक ईंट ले लें तो देखिए, ईंट को चाहे जिस स्थिति में रखेंगे, चाहे जहाँ रखेंगे, तो जितना जगह एक स्थान पर घेरे हुए है उतने स्थान दूसरी जगह पर घेरेगा। इसलिए उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन से अर्थ होता है, आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु जितना जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। तो ईंट एक स्थान पर जितना जगह घेरे हुए है उतने दूसरी जगह भी घेरेगा, उतने तीसरी जगह, यानी कि जहाँ भी ले जाएंगे उतने ही स्थान घेरेगा। इसलिए ईंट का आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया। इसके बाद आप देखिए, हाँ, इसको रखें। अगर मान लीजिए इस पे हम एक स्थान पर दाब लगाएं या बल लगाएं तो देखेंगे इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो रूप इसका दाब लगाने के पहले या बल लगाने के पहले जो था वही दाब या बल लगाने के बाद भी होगा। यानी कि इसके आकार में, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा इस ईंट में। तो कहने का मतलब ईंट का ना तो आकार बदल रहा है ना तो आयतन बदल रहा है। इसलिए ये ईंट हमारा क्या हो गया? ठोस हो गया, यानी कि ठोस अवस्था में है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पदार्थ के आयतन और आकार में कोई परिवर्तन न हो तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। अब देखिए बच्चों, हम अभी जब ठोस अवस्था की चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने दाब बल की बात की है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, जो दाब होता है वो भी क्या है? एक प्रकार का बल ही है जो एकांक एरिया पर लगता है। यानी कि एकांक एरिया पर जो बल लगता है वही क्या है? दाब है। और जो संपूर्ण एरिया पर लगेगा वही क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। तो अभी जैसे मान लीजिए ईंट ये था, अगर ईंट का मान लीजिए ऊपरी एरिया जो है कैपिटल ए, अगर इस पे हम कैपिटल एफ बल लगा दें, ये जो कैपिटल एफ बल लग रहा है पूरे एरिया पर लगे, तो एकांक एरिया पर कितना काम कर रहा होगा? वही क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ए एरिया पर लग रहा है एफ बल, तो एक पर कितना हो जाएगा? एफ बटे ए। तो जो एकांक एरिया पर लग रहा है बल वही क्या है? दाब, यानी कि प्रेशर पी। अब बच्चों हमेशा याद रखिए कि यहाँ जो रिजल्ट होता है वो ठीक जो अंत में होता है वही चीज ए होता है। कहने का मतलब अगर ये बल है
तो ये भी बल है। लेकिन यहाँ देखिए कैपिटल ए से भाग किया गया, जब भी किसी राशि से भाग दी जाती है तो इसका मतलब वो एकांक के लिए हो जाता है। तो ये से भाग किया गया तो इसका मतलब एकांक एरिया का ये बल हो गया, यानी कि एकांक एरिया पर जो बल लग रहा है वो हमारा दाब के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, द्रव अवस्था में बताया गया होगा कि द्रव के आयतन तो निश्चित होते हैं, लेकिन उनके आकार यानी कि शेप क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी कि इनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम जल लेते हैं, ये दूसरे नंबर पर चर्चा कर रहे हैं द्रव अवस्था की। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसमें हमारा द्रव भरा है, तो बच्चों देखिए द्रव का जो रूप होगा ठीक सिलेंडर के रूप का होगा। इस समय जो द्रव का आकार है, रूप है, वो कैसा होगा, सिलेंडर के रूप का होगा। अगर मान लीजिए इसी द्रव को हम किसी घनाभ के आकार के पात्र में रख दें इस द्रव को, तो ठीक इसका रूप इस घनाभ के आकार का हो जाएगा। यानी कि इसमें रूप सिलेंडर का था द्रव का, और इसमें क्या हो जाएगा, घनाभ का। तो कहने का मतलब कि जो द्रव है यहाँ पे, अगर हम द्रव को जल ले लें, यानी कि जो जल है उसको अगर इसमें रख दें, तो जल को अगर यहाँ इसमें रखें इस घनाभ में, तो जल का ठीक आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि घनाभ के आकार का हो जाएगा। तो जल का रूप क्या हो गया, बदल गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जो जल का आयतन था इसमें उससे अलग हो जाएगा, कम या ज़्यादा होगा। जितना आयतन इसमें था, जितना जगह इसमें घेरे था, उतने जगह इसमें घेरेगा। इसलिए जल का रूप बदल गया इसमें और आयतन वही रहा। इसीलिए हम जल को बोलेंगे वो द्रव अवस्था में है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं द्रव। और तीसरा जो है गैसीय अवस्था। बच्चों देखिए गैसीय अवस्था में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी कि उनके रूप भी बदल जाते हैं, और जो ये जगह घेरते हैं यानी कि जो इनके आयतन होते हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसे अगर किसी गैस सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो अभी जो यहाँ पर गैस है उसका रूप क्या है, इस सिलेंडर के रूप का है। अगर मान लीजिए इसको किसी कमरे में छोड़ दिया जाए तो इस गैस का जो रूप होगा, आकार होगा, कमरे का आकार का हो जाएगा। और ये गैस पूरी कमरे में फैल जाएगी। ऐसा नहीं कि जितना आयतन इसमें है उतने आयतन में फैलेगी, वो पूरे कमरे भर फैल जाएगी। इसलिए इसका आयतन क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। अगर मान लीजिए इससे कम आयतन का कोई पात्र है तो गैस उसमें क्या हो जाएगी, संपीडित हो जाएगी, यानी कि संपीडित होकर उसमें समाहित हो जाएगी। इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसको कहते हैं, वो पदार्थ हमारा किसमें है, गैसीय अवस्था में है। अब देखिए बच्चों, हम ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण के पहले पॉइंट के बारे में जानेंगे। पहला अभिलक्षण है ये निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होते हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी हम चर्चा कर भी चुके हैं कि
ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्यमान भी निश्चित बताया गया है कि यानी कि जो ठोस अगर पदार्थ हैं तो उनके द्रव्यमान और आयतन क्या होंगे, निश्चित होंगे। और दूसरा है अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। बच्चों देखिए, अंतरा आणविक दूरियां वह दूरियां होती है यानी कि एक ही पदार्थ के बीच जो अणुओं के बीच की दूरी होती है उसे अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। अगर यही दूरियां अलग अलग पदार्थ के बीच हों अणुओं के, तो उस दूरी को कहेंगे अंतर आणविक दूरियां। क्या कहेंगे, अंतर। अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो उसे अंतर आणविक दूरी कहेंगे। अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी है तो उसको कहेंगे अंतरा आणविक दूरी। बस आपको ध्यान देना है कि अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं तो अंतरा आणविक दूरी होगी। अगर अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी की चर्चा कर रहे हैं तो अंतर आणविक दूरी होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि अंतरा आणविक दूरियां लघु होती है, यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है ठोस अवस्था में वो बहुत कम होती है, यानी कि लघु होती है। वो अणु पास पास होते हैं। अगर अणु पास पास होंगे तभी दूरियां क्या होंगी, लघु होंगी, यानी कि कम होगी। और तीसरे नंबर पे है अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, यानी कि जो पदार्थ के अणुओं के भीतर अणुओं के बीच आकर्षण बल है वो क्या होता है, प्रबल होता है। यानी कि अणुओं के बीच लगने वाला बल जो है वो क्या होता है, प्रबल होता है, मजबूत होता है। इसको हम न्यूटन के नियम के हिसाब से समझ सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि न्यूटन के अनुसार लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। और दूरी r स्क्वायर यानी कि दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 और दूसरे का क्या है m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो लगने वाला बल क्या होगा, m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखिए यहाँ जो अनुपाती चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट का नाम है जी, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। m1 m2 बटे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। जी बराबर क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप ये स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि अगर r का मान, ये देखिए हर में है, अगर हर का मान ज़्यादा होता है तो जो यहाँ रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, कम होता है। और अगर यहाँ r का मान कम होगा तो रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्वाभाविक है, अगर बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, अगर बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो छोटा मिलेगा। तो अब यहाँ अभी दूसरे नंबर पर जो था अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं, यानी कि r का मान क्या होगा, छोटा होगा। अगर r का मान छोटा होगा तो f का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए अंतरा आणविक जो बल होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर इनके अवयवी कणों, यानी कि जिन कणों से ये पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ बना है वो अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं, परमाणु, अणु या आयन। यानी कि वो परमाणु से, अणु से या आयन से मिलकर बन सकते हैं, बने होते हैं।
की स्थितियां निश्चित होती हैं, यानी कि इनके जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण जो हैं परमाणु, अणु या आयन की स्थितियां क्या होंगी, निश्चित होंगी, यानी कि वे एक ही पोजीशन पर होंगी, एक ही स्थिति में होंगी, यानी कि वो अपना स्थान नहीं बदलेंगे। एवं एक कण अपनी माध्य या साम्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, यानी कि जो अवयवी कण हैं, जैसे मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए अवयवी कण परमाणु है तो ये अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द ऐसे केवल कंपन करेगा, लेकिन अपना जगह नहीं छोड़ेगा। उसी तरह अगर अणु है या आयन है तो वो भी अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, कंपन करेगा। अच्छा, एक चीज बच्चों देखिए, यहाँ परमाणु, अणु या आयन, आप पिछली कक्षाओं में परमाणु, अणु के बारे में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ केवल आयन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आयन का जो निर्माण होता है वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के दौरान होता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ऋणायन बनता है। ऐसा क्यों होता है, इसको देखिए, हम परमाणु की संरचना की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो नाभिक में 2 प्रोटॉन भी होंगे, और प्रोटॉन पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन की संख्या होती है ठीक उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कोश में होते हैं। और बोर-बरी के नियम के अनुसार 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कोश में रहते हैं। आप देखें बच्चों, ऐसा एक चीज ये भी जान लीजिए कि n क्या होता है, कोश की संख्या होता है। अगर हम पहले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहते हैं, यहाँ n बराबर 1 रख दीजिए, पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। उसी तरह 2 रख देंगे, दूसरे कोश में निकल आएगी। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। अब बच्चों, हम ये बता रहे थे कि प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कोश में होते हैं। अब चूंकि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और उनके चार्ज विपरीत हैं, तो वे एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि ना तो उस पर कोई धनावेश होगा, ना तो कोई ऋणावेश होगा। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे अगर नाभिक में 2 प्रोटॉन है और कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि पूरा परमाणु हमारा क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ नाभिक से नहीं, कोश से अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो बच्चों देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो नाभिक का एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। इसकी वजह से इस परमाणु पर एक धन चार्ज आ जाएगा। इसको बोलेंगे धनायन। क्या बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 2 प्रोटॉन स्वतंत्र हो जाएगा, तो उस पर 2 धन चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर बच्चों मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर से परमाणु में आता है, तो जब परमाणु में आएगा तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु पे आया तो उसके साथ साथ में चार्ज भी आ गया है। क्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई? नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आने के पहले जितना प्रोटॉन था उतने प्रोटॉन अब भी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को उदासीन करने के लिए नाभिक में कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए पूरे परमाणु पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस दौरान हमारा क्या बनेगा,
ऋणायन बन जाएगा। क्या बनेगा? ऋणायन बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ऋणायन बनता जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक ऋणायन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3 ऋणायन। ये बच्चों धनायन और ऋणायन कब बनते हैं? ये परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसके विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करेगा। अगर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? ज़्यादा होगी तो ऋणायन बनेंगे, अगर कम होगा तो क्या बनेंगे? धनायन बनेंगे। ये आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी से कक्षा 11वीं में आप मेंडलीव की आवर्त सारणी से समझने की कोशिश की होगी कि अगर किसी परमाणु की त्रिज्या छोटी होती है तो इसका मतलब उस पर नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऋणायन बन जाता है। और जिसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है और परमाणु त्रिज्या जिसकी बड़ी है, तो इसका मतलब कि नाभिक में जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम रखते हैं। अभी अभी हमने न्यूटन के नियम के हिसाब से समझने की कोशिश भी की थी कि अगर दूरी बढ़ता है तो आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो आकर्षण बल जब कम होगा तो इसका मतलब कि वो नाभिक से नाभिकीय आकर्षण बल से आसानी से मुक्त होकर बाहर जा सकते हैं। उस दौरान हमारा क्या बनेगा? धनायन बनेगा। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की सहायता से जब आप पिछली कक्षाओं में मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे तो उसमें आपने अध्ययन किया होगा कब धनायन बनेगा, कब ऋणायन बनेगा। अब अगले नंबर पे है ए असंपीड, इनकम्प्रेसिबल। असंपीड का मतलब यह है कि अगर किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाए, उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होते हैं? असंपीड होते हैं। और कठोर, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब यह है कि अगर कोई ठोस अवस्था अपने रूप में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसको कहते हैं हम वो कठोर है। जितने ज़्यादा देखिए विरोध करने की क्षमता है उस पदार्थ में तो उतने ज़्यादा कठोर होगा, और जितने कम विरोध करने की क्षमता है उतने कम कठोर होगा। तो कहने का मतलब है कि ठोस का जो 5वां अभिलक्षण है ये असंपीड और कठोर हैं, यानी कि इनके आयतन में अगर कोई बाह्य बल लगाएं तो इनके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है और ये अपने रूप या आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो के लेक्चर में ठोस अवस्था के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे।